स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध को चेंज करने से ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम उसका जो अगला टॉपिक है उसको हम करेंगे। तो प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, किस प्रकार से प्रतिरोध है वो पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अलग अलग तार लेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम का, चांदी का, तांबे का, सोने का, उन सब का है वो क्या करेंगे, हमें लंबाई देखेंगे और फिर उनका हम क्या देखेंगे, प्रतिरोध देखेंगे, ठीक है। सभी लंबाई और क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे, समान रखेंगे। तो हम चार तार लेते हैं, कौन कौन से, एक तो लेते हैं हम एल्यूमिनियम, सीधे मैं प्रतीक लिख देता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम लेंगे, एक लेंगे हमें तांबा Cu, एक लेंगे हम गोल्ड Ag, सॉरी सिल्वर का Ag, और गोल्ड का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। ये चार हमने क्या ले लिए है, वो तार ले लिए, चार तार लिए। ये कौन सा हो गया, सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, और ये तांबा मतलब कॉपर हो गया, और ये एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। ये चार तार लिए। अब इन चारों तारों की जो लंबाई और जो इनका क्षेत्रफल है वो क्या एक समान है, ठीक है। लंबाई और क्षेत्रफल एक समान है। अब हमारे को चेक करना है कि किसका प्रतिरोध है वो ज्यादा है, मतलब पदार्थ, कौन से पदार्थ का प्रतिरोध ज्यादा है और कौन से पदार्थ का प्रतिरोध है वो कम है। तो यहाँ पर सबसे कम जो हमारे को प्रतिरोध मिलेगा, सबसे कम प्रतिरोध, वो सबसे कम प्रतिरोध मिलेगा हमारे को चांदी का। किसका मिलेगा, चांदी का, मतलब सिल्वर का है वो हमारे को क्या मिलेगा, सबसे कम है वो प्रतिरोध मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, अब आपको दो तीन क्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको बोल दिया कि आपको लिखना है प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम लिखो, ठीक है। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम लिखो, और ये चार आपको दे दिए। तो कैसे लिखोगे, तो बढ़ता हुआ क्रम भी जब भी पूछे ना, इसका मतलब बढ़ रहा है क्रम है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे वो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब सबसे जो आगे आएगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, सबसे कम। तो अगर बढ़ता हुआ प्रतिरोध की मतलब बात करें तो यहाँ पर सबसे कम प्रतिरोध किसका आएगा, सबसे कम प्रतिरोध आएगा सिल्वर का, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे Ag का सबसे कम क्या है, प्रतिरोध है। अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। ये जो चिन्ह होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जिस साइड में इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिस साइड में नहीं खुला होता है वो छोटा होता है, इससे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर लिखूं 2 3, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 2 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 3 से। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस प्रकार से जब भी चिन्ह हो तो 2 ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर इसी प्रकार से जो प्रतिरोध है वो सिल्वर का सबसे कम है, इसका मतलब इसकी साइड में अगर मैं खुला कर दूंगा, इस साइड में ये लिख दूंगा ग्रेटर देन, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को इसको छोटा रखना है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद में सिल्वर के बाद में जो सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है तांबे का, मतलब Rcu। क्या लिखूंगा, Rcu। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका, उसके बाद में आएगा आपका सबसे जो कम होगा वो होगा गोल्ड का, मतलब Rau। और सबसे अधिक जो होगा प्रतिरोध वो किसका होगा, आपका एल्यूमिनियम का, मतलब जो एल्यूमिनियम के तार होते हैं उनका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। फिर किसका, गोल्ड के तार का, फिर किसका, कॉपर के तार का, और सबसे कम किसका प्रतिरोध हमारे को प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है सिल्वर का प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए जो चांदी है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है उसमें पतली पतली है वो चांदी की परत बनी होती है, ताकि वहां पर प्रतिरोध सबसे कम से कम रहा, ताकि हमारे को धारा है वो सबसे ज्यादा प्राप्त हो, ठीक है। सौर पैनल होते हैं ना, उनके अंदर है वो ये जो चांदी कलर जो होती है ना, चांदी वो लगी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर आप तोड़ के उनको निकाल लेते हैं चांदी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का बढ़ता हुआ क्रम, पदार्थ की निर्भरता। अगर घटता हुआ क्रम बोले तो क्या लिखोगे, घटता हुआ क्रम, तब क्या लिखोगे, घटता हुआ क्रम लिखना है, मतलब सबसे पहले आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो घटता हुआ क्रम होगा ना, सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा, इसका मतलब घट रहा है धीरे धीरे, तो सबसे पहले बड़ा लिखना होगा। तो R एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, इस बार आपको इस साइड में करना है, इसको बोलेंगे लेस देन। कैसे बोलेंगे यहाँ पर, Rag लेस देन, Rcu लेस देन, Rau लेस देन, Rl। मतलब जब आप इस वाले कोने से बड़े वाले कोने की तरफ जाते हैं तब इसको बोलते हैं लेस देन, जब बड़े वाले से छोटे की तरफ जाते हैं तब उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा R एल्यूमिनियम ग्रेटर देन R एल्यूमिनियम के बाद में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, गोल्ड का, किसका होता है, गोल्ड का। उसके बाद में किसका होता है, कॉपर का, और सबसे कम किसका होता है, Ag का। देख लो यहाँ पर भी आप इस साइड से बोलोगे तो क्या बोलोगे कि Rag लेस देन, Rcu लेस देन, Rau लेस देन, R एल्यूमिनियम। इस साइड से बोलोगे तो
एल ग्रेटर देन आर ए यू ग्रेटर देन आर सी यू ग्रेटर देन आर ए जी ग्रेटर देन। इसी प्रकार से बोलोगे ना, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का बढ़ता हुआ क्रम और नीचे वाला हो गया प्रतिरोध का घटता हुआ क्रम। अब ये तो हो गया आपका प्रतिरोध का बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम। अब बात करते हैं चालकता का। तो चालकता क्या होगी, हमने पढ़ा है कि चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का विक्रम होती है भाई, जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसकी चालकता सबसे अधिक, उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर सबसे कम जो प्रतिरोध है वो किसका है, अगर चालकता का क्रम लिखूं मैं, चालकता का, अब तो आप बढ़ता हुआ घटता क्रम लिख सकते हैं ना, बढ़ता क्रम, चालकता का बढ़ता क्रम। तो चालकता का बढ़ता क्रम लिखने का मतलब सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। सबसे कम चालकता किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो चालकता है उसे लिख दो आप, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो चालकता है वो क्या है आपकी, या जी एल्यूमिनियम लिख दो या फिर एल्यूमिनियम ऐसे लिख दो। तो एल्यूमिनियम की चालकता वो सबसे कम, उसके बाद में फिर किसकी होगी, लेस देन, फिर किसकी होगी आपकी गोल्ड की, मतलब सोने वाले तार की, फिर किसकी होगी, तांबा, और सबसे अधिक जो चालकता है वो किसकी होगी, वो होगी चांदी की। किसकी होगी, चांदी की। और घटता हुआ क्रम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले वहां पर वो घटता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा आपको लिखना है, मतलब चांदी आएगा, फिर उसके बाद में तांबा आएगा, फिर गोल्ड आएगा, और सबसे अधिक जो सबसे कम है वो चालकता प्रदर्शित करेगा वो होगा चांदी, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपको अच्छे समझना है। अब हम आगे करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। तो उसके लिए हम देखो आगे करते हैं। अभी टॉपिक रहेगा पहला प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ दिया था कि किस प्रकार से कार्बन जो प्रतिरोधक होता है उसका प्रतिरोध हमें लिखते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल भी बताए थे जो आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आ गए तो वापस से आप वीडियो जाकर वो चेक कर लीजिए, ठीक है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, कि श्रेणी क्रम संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो अध्ययन है वो आप जैसे 10th क्लास है उसके अंदर कर चुके हो, ठीक है। हमें पता करना यहाँ पर बस परिभाषा लिखनी है, फटाफट जल्दी से इसको हमें करेंगे। तो देखो जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें कैसी, इसकी अगर परिभाषा देंगे तो क्या देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 3 प्रतिरोध, ठीक है। एक प्रतिरोध लिया, ये दूसरा प्रतिरोध लिया, तीसरा प्रतिरोध लिया, ठीक है। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन की आप परिभाषा किस प्रकार से दोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में आप क्या बोलोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन पहले प्रतिरोध का, कैसे परिभाषा दोगे, पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, इसका मान लेते हैं प्रतिरोध, इसका R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का, इसके दो सिरे ना, एक ये रहा, एक ये रहा, दो सिरे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध था, इसका दूसरा सिरा, ये वापस से दूसरा जो बार का प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ने पर यह संयोजन से जो हमारे को प्राप्त होता है, परिपथ प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन प्राप्त होता है, उसी को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। वापस से एक बार देख लीजिए कि पहले ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक, और ये दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको भी नाम दे दो, ये पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, यहाँ पर ये दूसरा हो गया, ये यहाँ पर भी पहला और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जो जुड़ने पर जो हमारे को संयोजन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जो मुक्त आपके जो संयोजक है, मुक्त जो संयोजन मतलब सिरे बच गए, मुक्त जो सिरे वो किससे जोड़ दिए, अगर बैटरी से जोड़ दिए तो ये पूरा जो संयोजन है वो आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस आप नोट्स के अंदर परिभाषा लिखी हुई है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और परिभाषा मैंने बता दी कि क्या है परिभाषा, बिल्कुल आसान परिभाषा है जो आपको ध्यान में
रखनी है, ठीक है। इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो अब हमारे को करना है क्या, प्रतिरोधों का हम संयोजन क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो हमारे पास में 2-3 प्रतिरोध है, ठीक है। उन 2-3 प्रतिरोधों को वो मान लो ज्यादा मतलब ओम के प्रतिरोध है, तो इनको कम ओम के प्रतिरोध करने के लिए उन्हीं 3 या 4 का प्रयोग करके या उन्हीं 2 का प्रयोग करके हम कम कैसे प्रतिरोध बना सकते हैं या फिर ज्यादा कैसे प्रतिरोध बना सकते हैं, मतलब प्रतिरोध को ज्यादा कैसे करें और कम कैसे करें। उसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम संयोजन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ रहे हैं, इसकी परिभाषा हमने देख ली किस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करेंगे। अब बात करते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं हमें 3 प्रतिरोध देते हैं, जिसका प्रतिरोध एक का R1, R2 और R3 है, ठीक है। इस बैटरी का विभव मान लेते हैं V है, बैटरी का विभव क्या है, V है। अब यहाँ पर बैटरी का विभव V है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, एक धारा निकलेगी I। अब यहाँ पर देखो पूरा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में संयोजन में कोई दूसरा तार नहीं आएगा, बैटरी से यहाँ पर एक ही तार रहेगा। आप यहाँ से शुरू करो कि ये बैटरी है, ऐसे मान लो ये आपका पानी के अनुसार ये मान लो पंप है, ठीक है। अब यहाँ से पानी चलेगा, अब यहाँ पर पानी चलेगा, कहीं पर भी दूसरा पाइप नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, कहीं पर भी दूसरा पाइप है नहीं, यहाँ पर मुड़ा हुआ, यहाँ पर मुड़ा हुआ, यहाँ पर मुड़ा हुआ, यहाँ पर मुड़ा हुआ, ठीक है। तो मतलब कहीं पर दूसरा पाइप नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में कोई दूसरा अन्य तार नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा क्या आपका, ये इस पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसको चाहे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर दे, आपको चेक करना है कि जो बैटरी जुड़े हैं, बैटरी के जो धन और ऋण टर्मिनल जुड़े हैं, उनसे जो तार है वो कितने तार जुड़े हुए, 2 तार 3 तार। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता तब ये क्या नहीं होता, ये तो जो आपका है वो किस में हो जाता, अलग समांतर क्रम में हो जाता, तब ये श्रेणी क्रम में नहीं रहता। तो अब हमारा ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम में क्या होगा, यहाँ से धारा आई जाएगी, कोई अन्य तार नहीं तो यहाँ से भी आई, कोई अन्य तार नहीं तो यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, तो मतलब सब में से टोटल सब में ये कितनी जाएगी आपकी, आई जाएगी। भाई यहाँ से पानी देना शुरू करोगे तो यहाँ पर पानी जाके वापस यहाँ पर आ जाएगा ना, बीच में कहीं रुक थोड़ी जाएगा, नहीं रुकेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, धारा आपको आई मिलेगी। तो यहाँ से धारा आई मिली और देख लो यहाँ पर आई कहीं पर भी चेंज नहीं हुई। अब बात करते हैं विभव की। तो इस पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव कितना होगा, देखो यहाँ से देखो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपका कितना विभव था, V था, और यहाँ पर कितना था, 0 था। इसी वजह से भाई विभवांतर की वजह से तो यहाँ पर क्या चलती है, आपकी धारा चलती है ना, तो यहाँ पर विभव में अंतर था, मतलब माइनस और प्लस पर विभव में अंतर था। अब यहाँ पर वोल्टेज V है, ठीक है। अब वोल्टेज V जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कुछ वोल्टेज का पतन हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है, और प्रतिरोध क्या करता है, आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा तो इसका मतलब वहां पर विभव पर परिवर्तन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कैसे, V बराबर होता है W/Q। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ पर मान लो, चलो ये से एग्जांपल मान लो, यहाँ से आवेश आ रहा है, भाई धारा आ रही है, इसका मतलब आवेश आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आवेश आ रहा है, आवेश तब यहाँ पर पहुंचा, अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहां तक जाना है। अब यहां से जब आवेश यहां से यहां तक जाएगा तो उसके पास में जो कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध जरूरी थोड़ी है कि सेम ही प्रतिरोध, यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में उसको फिर कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको फिर अलग कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों सिरों के मध्य आपको विभव मिलेगा V1, इन दोनों सिरों के मध्य विभव मिलेगा V2, इन दोनों सिरों के मध्य विभव मिलेगा विभव V3, लेकिन धारा है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर है वो धारा है वो चेंज नहीं होती है, जबकि प्रतिरोध तो चेंज वैसे भी होगा क्योंकि प्रतिरोधों को तो हमारे को संयोजन करना है, जबकि विभव है वो आपका चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाओगे तो यहाँ पर कुछ रास्ता कुछ अलग प्रकार का है ना। यहाँ पर कैसे पता भाई, मान लो रास्ता बिल्कुल सीधा थोड़ी है कि हम तेजी से चले जाएंगे। मान लो कहीं पर उबड़ खाबड़ हो गया, कहीं पर पत्थर ज्यादा है, कहीं पर कुछ और है, तो बाधा जहाँ पर ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, फिर बाधा जहाँ पर ज्यादा वहां पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बाधा यहाँ पर ज्यादा होगी तो यहाँ पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य परिवर्तित हो गया तो कार्य क्या है आपका, विभव है, तो इसका मतलब कार्य चेंज तो विभव चेंज। यहाँ पर कुछ कम कार्य करना पड़ा या कुछ ज्यादा करना पड़ा तो यहाँ पर हम विभव V2 मान लेते हैं, यहाँ पर विभव V3 मान लेते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने V1 V2 V3 क्यों किया और I को समान क्यों रखा, क्योंकि I तो है वो क्या आपकी धारा है, तो यहाँ पर मतलब धारा है वो आपकी यहाँ से दिन निकलेगी, वहां पर उतनी वापस से धारा आएगी।
जब श्रेणी क्रम हो गया, धारा का एलिमेंट थोड़ी है, आप धारा को आप ऐसे मानो कि ये मतलब पानी बह रहा है, ठीक है, तो पानी यहाँ पर एक ही पाइप है, तो पानी जहाँ पर भाई पानी पाइप के अंदर घुसेगा तो वापस घूम के तो उसी जगह पर आना तो पड़ेगा ना उसको, अगर वापस पाइप उसको जगह पर लेकर आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको ये समझना है, ठीक है। अब हमारे को इनका संयोजन करना है, तो संयोजन कैसे करना है, यहाँ पर हम देखो अगर इन सबको हटाकर एक प्रतिरोध मतलब बना दे, एक प्रतिरोध लगा दे, ये एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, इन सबको हटा के हमने एक प्रतिरोध लगा दिया जिसका प्रतिरोध है आर तुल्य या फिर आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्यू, ठीक है। और इसका विभव तो भी है भाई अभी, ठीक है, और ये हो गया आपका आर इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ पर धारा मान लो बह रही है आपकी आई। अब इसके लिए आप ओम का नियम लगाओगे, तो यहाँ पर ओम के नियम से क्या होगा, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट या आर तुल्य, ठीक है, V बराबर हो गया आई आर इक्विवेलेंट, ये आ गया आपका ओम के नियम से, ठीक है। अब चूंकि आपको ध्यान है यहाँ पर कि जो आपका विभव है V है वही तो जाके यहाँ पर किस में बंटा आपका V1 V2 और V3 में गया ना भाई। यहाँ पर मान लो आपने बैटरी के पास में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, जो भी बैटरी होती है उसके पास में क्या ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। तो मान लेते इसके पास में 9 जूल ऊर्जा थी, अब यहाँ पर जो भी आवेश चलेगा वो कितनी ऊर्जा लेकर चलेगा, 9 जूल ऊर्जा लेकर चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बाधा आई, बाधा कितनी आई, यहाँ पर मान लो ज्यादा कुछ बाधा आई, तो यहाँ पर मान लो उसने ऊर्जा खपत कर दी 3 जूल, यहाँ पर ऊर्जा उसने खपत कर दी 4 जूल, यहाँ पर ऊर्जा खपत कर दी 2 जूल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सारे देखो 3 4 और 2 कितने होगी, 9 जूल है ना। इसका मतलब जितनी ऊर्जा यहाँ पर होगी उतनी ऊर्जा यहाँ पर खपत होगी। कहने का मतलब V तो किस में बंटा है, V1 V2 V3 और इसमें बंटा ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, V, चलो यहाँ पर मान लिखते हैं अभी कि पहले जो आपका प्रतिरोध उसमें ओम का नियम लगो, तो पहले प्रतिरोध में ओम का नियम, धारा आपकी आई बह रही है इसमें से, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है आपका, प्रतिरोध है R1, विभव है V1, तो ओम का नियम लगो, V1 बराबर क्या होगा आई R1, भाई आई को तो मैं I1 नहीं लिखूंगा ना, तो यहाँ पर V1 बराबर आई R1, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे बात करते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो क्या होगा V2 बराबर आई R2, इसमें से भी धारा आई बह रही है, श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो उसमें क्या होगा, धारा है वो आपकी आई रहेगी, चेंज नहीं होगी। V3 बराबर क्या होगा, V3 बराबर होगा आई R3। अब इन सब का मान किसमें रख दो, ऊपर वाले जो हमने दिखाया उसमें रख दो। पहले V का मान क्या, R इक्विवेलेंट, आई R इक्विवेलेंट बराबर V1 का मान रखो क्या होगा, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसमें से आई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, आई R इक्विवेलेंट बराबर आई कॉमन ले लो क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आई से आई कैंसिल हो गया तो मतलब R इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आ गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था ना, जैसे हमने वहां पर किया था, जो हमने धारिता वाला चैप्टर था उसमें किया था ना, वहां पर क्या था संधारित्रों का संयोजन, तो वहां पर थोड़ा सा उल्टा था, तो श्रेणी क्रम होता तो वहां पर C1/C बराबर 1/C1 प्लस वैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो आपको इन तीनों जो प्रतिरोध है उनसे आपको अधिक प्राप्त होता है। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि तुल्य प्रतिरोध को अधिक प्राप्त करना इन तीनों से। कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम 3 ओम था, तो तुल्य कितना आएगा, 1 2 3 कितना हो गया, 1 और 2 3 3 और 3 6 ओम। तो अब ये 6 ओम आया, अब 6 ओम 1 से भी ज्यादा, 2 से भी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा। इसका मतलब जब भी आप श्रेणी क्रम संयोजन करोगे तो आपको है वो अधिक प्रतिरोध है वो मिलेगा। एक ये इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वो धारा का मान है वो समान रहता है, विभव और उसका मान है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन जो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अब आगे करते हैं हमें समांतर क्रम संयोजन। तो उसके लिए देखो करते हैं, दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन। तो अब देखो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में हम पहले परिपथ बना लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, और इस प्रकार से प्राप्त होने वाला जो संयोजन है उसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। यहां पर देखो दिख रहा है कहीं पर आपको कि क्या परिभाषा होगी इसकी, कि
प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये लो 1 2 3, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़ा है? बैटरी के धन टर्मिनल से। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा है। इस प्रकार से जो हमारे को संयोजन प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसकी मान लेते हैं प्रतिरोध R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है, इसका मान लेते हैं R3। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से इसका विभव मान लेते हैं V। अब धारा कौन सी जाएगी? यहाँ से I जाएगी, यहाँ से I जाएगी, यहाँ से आपकी I जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो कितने तार होंगे? 3 तार होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर I1 I2 I3 जाएगी ना। ऐसा थोड़ी मैं यहाँ से भी I भेज दूं, यहाँ से भी I भेज दूं, यहाँ से भी I भेज दूं, ऐसा नहीं होगा ना भाई। कहने का मतलब कैसे समझो, यहाँ से मान लो 5 लीटर पानी दिया, 3 पाइप आ गए, तो ऐसा थोड़ी होगा कि तीनों पाइप से 5 लीटर पानी जाएगा। मतलब 5 लीटर दिया और 15 लीटर पानी चला गया, ऐसा थोड़ी हो सकता, संभव ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपने I धारा दी तो वो I1 I2 और I3 में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर R1 है तो हम इसको क्या देंगे? I1 दे देंगे, इसको I2 दे देंगे और इसको क्या दे देंगे? I3 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में वो धारा चेंज होगी, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नहीं चेंज होती थी। अब यहाँ पर जो विभव रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? आपका विभव V रहेगा, यहाँ पर विभव V रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में समान कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में समान कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में समान कार्य करना पड़ेगा। मतलब विभव है वो आपका सब जगह पर क्या रहेगा? समान रहेगा। अब आप सोचोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में बताया था कि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध है वो अलग अलग है, तो सब में अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, लेकिन उसको संभाल कौन लेगा? उसको I1 I2 I3 संभाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर I1, अगर यहाँ पर प्रतिरोध ज्यादा कुछ कम है तो I1 है कम ज्यादा कुछ हो जाएगा जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब I1 और I2 I3 चेंज हो गए तो V और V को है वो क्या रहना पड़ेगा? समान रहना पड़ेगा। भाई एक एग्जांपल के लिए मान लो बोलते हैं ना कि भगवान है वो क्या करते हैं? बोलते हैं कि भाई सारे दरवाजे है वो बंद कर देते थे, एक खोल देते हैं। उसी प्रकार से एक तो खुला रहेगा ना दरवाजा, तो यहाँ पर भी सारे बंद थोड़ी करेंगे, स्वयं को है वो क्या नहीं क्या करेंगे? समान अलग अलग थोड़ी करेंगे यहाँ पर, तो एक को तो समान रखेंगे यहाँ पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर V हो गया। अब मैं इसको सबको मिला के एक तुल्य परिपथ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? यहाँ पर एक परिपथ बना देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ एक बैटरी जिसका परिपथ हो गया R इक्विवेलेंट हो गया, इसमें धाराधारी I और यहाँ पर विभव हो गया V। अब यहाँ पर आप लगा लो, यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I R इक्विवेलेंट और I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ से धारा जो आपने I दी वही किस में बंटी है? आपके I1 I2 और I3 में बंटी है। तो आप निश्चित हो चूंकि I किस में बंटी है? आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 में, तो यहाँ से दिख रहा है ना भाई सीधी सी I किस में बंटी? I1 I2 I3 में की है। अब यहाँ पर आप I का मान पहले सॉरी I1 का मान निकालो, तो पहले प्रतिरोध के लिए आप ओम का नियम लगाओ। पहले प्रतिरोध में भाई V बराबर क्या होता है? IR होता है। I बराबर क्या होगा? V बटा R। तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा? I1 बराबर क्या होगा? V भाई विभव कितना V है, प्रतिरोध कितना R1 है। इसी प्रकार से I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R2। I3 बराबर कितना हो जाएगा? V बटा R3। अब सबका मान इसमें रख दो, तो I बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी I का मान रखते हैं पहले, क्या होगा? V बटा R इक्विवेलेंट। I1 का मान रखो क्या आएगा? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अब यहाँ पर आप क्या ले लो? यहाँ पर V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो तो कट जाएगा, तो मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसको बराबर जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध अभी नहीं आया है, तुल्य प्रतिरोध कब आएगा? जब इन सब का मान निकालोगे और फिर इसको उल्टा करोगे, क्योंकि आपका R इक्विवेलेंट है 1 बटा R इक्विवेलेंट नहीं है। आपका तुल्य प्रतिरोध क्या है? केवल R इक्विवेलेंट है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? जो भी मान आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अगर उल्टा नहीं करोगे तो वो आपका जो भी आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का क्यों प्रयोग किया जाता है, कि करने का क्या उद्देश्य है? तो समांतर क्रम संयोजन का उद्देश्य है कि तुल्य प्रतिरोध को कम प्राप्त करना इन तीनों से। मतलब तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होगा वो इन तीनों से क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 1 2 3 है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो, कैसे निकलेगा? 1 अपॉन बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। 1 अपॉन R बराबर कितना आ जाएगा? जैसे 6, ये कितना? 6 प्लस का 3 प्लस का 2, तो कितना आ गया? 6 3 9 9 और 2 11, 11 बटा 6। अभी भी R इक्विवेलेंट नहीं है, ये उल्टा करना पड़ेगा, तो R बराबर आ गया 6 बटा 11। अब देख लो नीचे बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? 1 से, इसका मान जो भी आएगा वो क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 से छोटा आएगा, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका मतलब इन सब प्रतिरोधों से क्या है? आपका कम आया है। तो समांतर क्रम संयोजन का ये उद्देश्य है कि तुल्य प्रतिरोध को कम प्राप्त करना। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन विभव समान रहता है, जबकि धारा वो आपकी क्या रहती है? परिवर्तित रहती है। ये हो गया हमारे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। बाकी जो हमारे टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।